आप सभी को राधे राधे। हम लोग घटना चक्र का साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका टॉपिक है आज गुरुत्व के अधीन गति। पहला सवाल है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षण करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। इसका डिफिनेशन दिया हुआ कि ब्रह्मगुप्त जो गणितज्ञ एवं खगोल थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला सवाल है दूसरा नंबर, कहता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और कोपरनिकस ने क्या दिया था? इसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ गैलीलियो का नियम क्या है? ये गति के पहला नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है आइंस्टीन ने E=mc² फॉर्मूला दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिया था। अगला सवाल है 4th नंबर, कहता है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर जाती है तो क्यों गिर जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तरल के अंदर रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अब जितना होता है उसका चौथाई भाग होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तित। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होता है? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है लकड़ी लोहे बमों के साथ में गिराया जाता है तो पृथ्वी पर गिराया जाता है तो उसको सर्वप्रथम कौन सा टुकड़ा जमीन पर पहुंचेगा? कहने का मतलब यही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी एक साथ पहुंचेंगे। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है जब हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यहाँ क्या दिया हुआ है? हवा में दिया हुआ है। अगर निर्वात रहता तो तीनों एक साथ गिरती, लेकिन हवा में क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भारी रहेगा वो पहले गिरेगा और जो हल्का रहेगा वो देर से गिरेगा। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है दो गेंद ए तथा बी, एक 10 kg के है, दूसरा 1 kg के है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराया जाता है तो कौन सा पहले गिरेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस बार हवा में नहीं लिखा है इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों साथ में गिरेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है कि कथन दिया हुआ पहला कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, हल्का फुल्का
गुरुत्वाकर्षण होता है, तभी तो 1/6 पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो चंद्रमा पर हमारा वजन 10 kg का हो जाएगा। इसलिए तो चंद्रमा पर कहा जाता है कि चंद्रमा पे व्यक्ति ऊंची छलांग लगाता है, क्योंकि उसका भार घट जाता है। अगला सवाल है 15 नंबर का था, किसी पिंड का भार क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगला सवाल है 16 नंबर का था, मानव शरीर का भार कितना होता है? तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 17 नंबर का था, यदि धरती पर घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार घट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 18 नंबर कहता है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किस में सही दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 19 नंबर कहता है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल तक पिंड को पहुंचाने में लगा समय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/sin थीटा √2h/g। अगला सवाल है 20 नंबर कहता है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है 21 नंबर। अच्छा, जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर। ये ए का मान क्या होता है? त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नहीं, ये जी का मान है। जी का मान गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? 9.8। अगला सवाल है 21 नंबर कहता है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर कहता है, किसी विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना है? 980 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर से 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पर वर्ग सेकेंड से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 23 नंबर कहता है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। त्वरण त्वरण गुरुत्व जनित त्वरण कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर वस्तु जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 kg, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। अगला सवाल है 24 नंबर का था, भारहीनता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण के शून्य की स्थिति में। अगला सवाल है 25 नंबर कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है। अगला सवाल है 26 नंबर का था, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला सवाल है 27 नंबर कहता है कि
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला सवाल है 28 नंबर का है, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा ग्रह पर लगने वाला आकर्षण बल से। अगला सवाल है 30 नंबर का है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आंसर ये, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, गुरुत्व चारों ओर से प्रबल है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। और ऑप्शन बी में लिखा है, ऑप्शन सी में है कि दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। ऑप्शन डी में है कि प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों को आधारित करके रखता है। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो भार अधिक मालूम होता है, और जब लिफ्ट नीचे आता है तो भार कम महसूस होता है। तो हमारा इसमें क्या पूछ रहा है, अधिक मालूम कब पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है लोलक की कला अवधि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक की घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा यानी घट जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है कि एक सामान्य लोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या हो जाएगा। पहला में लिखा है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो गुरुत्व शून्य हो जाता है। और दूसरा में लिखा है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त होता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और तीसरा में लिखा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है। तो ऑप्शन ये 3 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कि सामान्य दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो ऑप्शन 4 सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है कि क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु में तीव्र गति से चलती है और गर्मी में तो इसका लोलक बढ़ जाता है। अगला सवाल है 37 नंबर का था, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 38 नंबर, पता है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या हो जाएगा, यह पृथ्वी पर वापस लौटकर चले आएगा, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
उस स्पीड से फेंकेंगे तभी पृथ्वी पर नहीं आएगा, उससे कम वेग से फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वापस लौटकर आ जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल्य से कम होता है। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में पहचानिए। पहला कथन दिया है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही भी है और दोनों कथन और कारण दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला सवाल है 41 नंबर, ये अंतिम सवाल है। कहता है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलाकार होता है। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का आकार गोलाकार होता है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।